ऑडियो आ रही है क्या मेरी? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की कहानी शुरू की जाए। हाँ, आ रही है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ठीक बात। ठीक बात है। ठीक है, ऑल क्लियर है। गुड आफ्टरनून। सेशन को सभी लोग ज्वाइन कर लें तो शुरू की जाए आज की कहानी। सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पर टीचर्स एकेडमी के एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सर, अपनी कहानी चल रही है, आपको पता है, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की अपनी कहानी चल रही है। इकोलॉजी एक यूनिट अपन खत्म किए हैं, आज एक नई यूनिट शुरू करनी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या दिया है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिया है। अपने मन में एक सवाल आता है कि सर, यहां आप लिखें फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। अपने मन में सवाल आता है कि एनसीईआरटी पढ़ क्यों रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ क्यों रहे हैं? बैचेस चल रहे हैं, बैच पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ क्यों रहे हैं? एनसीईआरटी का क्या रोल है? तो यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्यों में जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, या ये छोड़ दीजिए, जितने भी सरकारी एजेंसी के द्वारा एग्जाम्स किए करवाए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किए करवाए जाते हैं एग्जाम, आपको पता है एनसीईआरटी क्या है? सरकारी पुस्तिका है, सरकारी किताब है। तो जितने भी परीक्षाएं गवर्नमेंट कराती है उन सब में इससे सवाल बनता है। चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे एमपी की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें। आप मान करके चलिए, अगर आपके एग्जाम की बात करूं, टीचिंग एग्जाम की बात मान करके को लेकर के चलूं, तो 20 से 80% तक एनसीईआरटी से सवाल बनते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग इसका जो है वेटेज होता है, लेकिन मिनिमम 20 मैक्सिमम 80% तक आपको एनसीईआरटी लेकर के जाती है। इसलिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने आप को एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये जो सारी बातें मैं कहता हूं, आप जब परीक्षा दे करके आएंगे तो कहेंगे सर आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब लोग सेशन ज्वाइन कर लें। इसके बाद जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, किसी भी स्टेट का, यूपी का हो, बिहार का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, अलग अलग वेटेज है अलग अलग एग्जाम में। मिनिमम 20 से लेकर के आपको 80% तक इससे सवाल देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, आज मॉलिक्यूलर शुरू करना है। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पता है, अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बाधा। क्यों? क्योंकि टीचर्स एकेडमी आपके लिए लेकर के आता है कोर्स ऑफ द डे। रोज एक नया कोर्स आता है जो ऑफर प्राइस पर बहुत कम रेट में पड़ता है। आज का जो कोर्स ऑफ द डे है वो टीजीटी होम साइंस है। टीजीटी होम साइंस का बैच 999 रुपए में है। आज के डेट में 24 आवर तक, एक साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट सेशन, एडवांस नोट्स मिलेंगे। आज अगर आप ये परचेस करते हैं तो 999 रुपए में ऑफर है। इसके बाद आपको पता है सभी विषय उपलब्ध हैं।
दो बैच आए हैं, एक लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, एक स्वतंत्रता बैच है। ये फाउंडेशन है 2 साल वैलिडिटी वाला है, ये स्वतंत्रता बैच है 1 साल की वैलिडिटी इसकी है। स्वतंत्रता बैच में पीजीटी के लिए अगर आप लेंगे, अभी ऑफर चल रहा है, तो 501 रुपये की छूट है। लक्ष्य बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1001 रुपये की छूट है। और अगर टीजीटी के लिए स्वतंत्रता बैच लेते हैं तो 501। टीजीटी और पीजीटी अगर स्वतंत्रता बैच में लेते हैं तो 501 रुपये का ऑफर है, छूट मिलेगी आपको। और 1001 रुपये का ऑफर, 1001 रुपये की छूट आपको लक्ष्य फाउंडेशन बैच में मिलेगी। तो नवरात्रि को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि अभी चल ही रही है, 2 नंबर ये दिए हुए हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए भैया शुरू किया जाए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पहले हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स थोड़ी सी कहीं पर अगर देखने को कठिन मिलती भी है, मॉलिक्यूलर बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इजी है, बहुत आसान है, और आपको मजा आएगा। समझ रहे हैं? आपको ये इतना आसान लगेगी कि आपको मजा आएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू किया जाए। एक चीज अपने को पढ़ना है डीएनए, एक चीज अपने को पढ़ना है आरएनए साहब। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 2 चीजें पहले तो समझते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है सर? ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है सर। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड इसमें भी है, न्यूक्लिक एसिड इसमें भी है। इसमें यहां तक कोई भ्रम अपने को नहीं है। डीएनए जो होता है और आरएनए होता है, इसमें ये राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं, इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये सब दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड हैं। एक चीज अपने मन में आती है जेनेटिक मटेरियल, एक चीज कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की बात आती है तो ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। हम डीएनए को तो कह देते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए को कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है सिर्फ। क्यों सर? पहली चीज, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है सर? जेनेटिक मटेरियल हम जब सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक्स आ जाएगी। जेनेटिक्स का मतलब आपको पता है कि सर जब जेनेटिक्स आएगी सर, तो जेनेटिक्स का मतलब आपको पता है हेरिडेटरी आएगा प्लस वेरिएशन। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, ये जेनेटिक्स हो गई। अगर बोलूं कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, तो हेरिडिटी का मतलब हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स क्या होते हैं सर? मेंडेलियन के फैक्टर से कैरेक्टर्स आ रहे हैं। जो कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर में जाएगा उसको बोलते हैं हेरिडिटरी, और कुछ अलग से कैरेक्टर जो दिखाई देते हैं वो होता है वेरिएशन। दोनों को मिलाकर के क्या होती है? जेनेटिक्स होती है। सर जब जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो क्या कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में हम डीएनए को बोल रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? यही पेरेंट्स के थ्रू अब उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा। क्या यही जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स के थ्रू उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा? हम कहते हैं सर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं सर? क्योंकि डीएनए जो है ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का ये जेनेटिक मटेरियल है सर। ज़्यादातर एनिमल्स में, यही ऑर्गेनिजम्स में यही डीएनए देखने को मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि मोस्ट का है, मेजॉरिटी का है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है। ये कुछ केसेस में दिखता है, सम ऑर्गेनिजम्स में दिखेगा, सम ऑर्गेनिजम्स में आरएनए दिखता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह से अब एक्ट कर देता है, और उसमें वायरसेस हैं,
उसमें वायरसेस मेनली हैं, उसमें भी एक वायरस HIV है जिसमें RNA है जेनेटिक मटेरियल। तो मेन जेनेटिक मटेरियल अपने को क्या समझना है सर कि DNA है, RNA जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल क्या, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर जाएंगे वाया जेनेटिक मटेरियल होकर के जाएंगे, और यही जेनेटिक मटेरियल DNA होता है मेजॉरिटी में, RNA नहीं होता है। RNA भी कुछ केसेस में अपने को जेनेटिक मटेरियल में दिखता है सर। कहाँ दिखता है? वायरसेस में दिखता है। ठीक बात है, इतनी बात ठीक है क्या? इतनी बातें ठीक है सर, इतनी बातें ठीक है सर। ये DNA हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, RNA हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया सर। इसके बाद सर DNA मेजॉरिटी का जेनेटिक मटेरियल है सर। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर? जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर जाएगा वाया जेनेटिक मटेरियल जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है, मान लीजिए DNA हम ले लिए, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये सर जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होगा? DNA से RNA, DNA का काम तो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना हो गया। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कौन करेगा? DNA करेगा। DNA से होकर के जाएगा, DNA क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल हो गया। सर RNA, जहां पर DNA जेनेटिक मटेरियल है वहां RNA का क्या काम है? मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। क्या करेगा? मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा साहब। ये मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। DNA से इंफॉर्मेशन ले लेगा, DNA कहेगा कि देखिए इस चीज की जरूरत है, RNA के पास मैसेज आ जाएगा, मैसेंजर की तरह काम करेगा, प्रोटीन को जाकर के बता देगा। प्रोटीन को क्या करेगा सर? जाकर के बता देगा कि प्रोटीन भैया आप ट्रांसलेशन शुरू करिए, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करिए, सारी चीजें शुरू करिए। ये प्रोटीन से आप जानते हैं एक चीज आती है एंजाइम्स। प्रोटीन से एक चीज क्या आती है? एंजाइम्स। आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट नेसेसरली एंजाइम्स। मतलब ये सभी एंजाइम क्या है? ये सब प्रोटीन है। एंजाइम मतलब क्या होता है? एंजाइम में सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं हार्मोन। हार्मोन। अब क्या बात मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि मेंडल साहब जब बात करते थे, मेंडल साहब बात करते थे कैरेक्टर्स की, फैक्टर्स की बात करते थे। मेंडल साहब बताते थे अपने को कि हाइट के लिए, कलर के लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है सर, जब मॉलिक्यूलर पे हम लोग आएंगे तो ये काम डीएनए में आ गया। अब डीएनए आरएनए को संकेत करेगा, मैसेंजर की तरह आरएनए एक्ट किया, प्रोटीन को जाकर के बताया काम शुरू करिए। प्रोटीन में एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स में हार्मोन आते हैं। अब यहां से मान लीजिए किसी की बॉडी में कोई ह्यूमन है, उसको अगर हाइट चाहिए तो जीएनआरएच सिक्रीट हो जाएगा। जीएनआरएच क्या हो जाएगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच क्या हो जाएगा? सिक्रीट हो जाएगा। जीएनए सिक्रीट हो गया तो ह्यूमन की हाइट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ह्यूमन की हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये इस तरीके से पूरा काम चलता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। जहां जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वहां आरएनए मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा, प्रोटीन को मैसेजेस पहुंचाएगा कि प्रोटीन भैया अपना काम शुरू करिए। प्रोटीन में आपको पता है एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स में साहब हार्मोन होते हैं। यही हार्मोन्स कैरेक्टर को, यही हार्मोन ह्यूमंस के अंदर कैरेक्टर को जैसे हाइट बढ़ानी है तो जीएनआरएच हार्मोन रिलीज होने लगेगा। इससे क्या होगा? ये पूरा रेगुलेशन इस तरीके से चलता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? इतनी चीजें क्लियर है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा सर, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन को एक्टिव कराएगा, इससे एंजाइम्स आ जाएंगे सर, एंजाइम से हमारे हार्मोन्स आ जाएंगे सर, हार्मोन से क्या होगा सर? ये जैसे जीएनआरएच हो गया तो ये अलग अलग फैक्टर्स हो गए। इससे क्या, जैसे एक फैक्टर हाइट आ गया अपना, हाइट में क्या करेंगे? ये हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा एंजाइम के रोल से, तो ह्यूमन की हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर काम कर गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गिगैंटिज्म होता है, बहुत ज़्यादा जीएनआरएच सिक्रीट हो गया। समझ रहे? ये इस तरीके से पूरी प्रक्रिया, पूरी कहानी चलती है। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया, पूरी कहानी चलती है। थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, हेडिंग डालिए आप सभी लोग। इतनी चीजें तो मैं बेसिक बता रहा था,
एक होता है डीएनए सर, एक होता है आरएनए, एक को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, एक को जेनेटिक मटेरियल नहीं कहते हैं। जिसको डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्यों कहते हैं सर? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में यही देखने को मिलता है, इसलिए कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए बहुत कम में देखने को मिलेगा। आरएनए जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, वायरसेस हो गए, उनमें देखने को मिलता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो हम कहते हैं कि ये मेजॉरिटी में तो है नहीं, जो मेजॉरिटी में है उसी का खेला है। तो हम डीएनए को क्या कहते हैं? जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये जेनेटिक मटेरियल। सर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर? वो चीजें जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जाएंगी, वाया जेनेटिक मटेरियल्स होकर के जाएंगी। इसके बाद आपको ये सारी चीजें बताया कि भैया डीएनए से आरएनए मैसेंजर ऐड करेगा, फिर प्रोटीन को जाकर बताएगा कि भैया काम शुरू करिए। इसमें पता है आपको ट्रांसलेशन होगी, इसके बाद जो है सिंथेसिस होगी प्रोटीन की, प्रोटीन सिंथेसिस कह लीजिए। इसी से डिराइव होते हैं एंजाइम्स, क्योंकि आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट नेसेसरली एंजाइम्स। यही एंजाइम क्या करेंगे? हार्मोन को एक्टिव करेंगे। हार्मोन जो है अलग अलग मेंडल्स के जो फैक्टर थे उनको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग डालिए सर। अब हेडिंग डालिए न्यूक्लिक एसिड। यहां से कहानी अपनी शुरू की जाए। न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है डीएनए एंड आरएनए दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। ये हेडिंग डालिए सब लोग, इसके आगे से चर्चा शुरू की जाए। अभी तक तो क्या एक फाउंडेशन बना रहा था, एक बेस बना रहा था, बिल्डिंग खड़ी करनी है मॉलिक्यूलर की, तो एक हल्का हल्का बेस अभी समझते चलें। आज का पूरा लेक्चर ऐसे ही जाएगा, बहुत बेसिक। बहुत लोग को आता भी होगा, बहुत लोग को जिसको नहीं आ रहा आता था, या जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सर इस वीडियो को देख करके समझिए कि हाँ ठीक है, मेरे नज़रिए से समझिए कैसा होता है। तो बहुत बेसिक कहानी आज चलेगी, क्योंकि बेस नहीं पढ़ेंगे, फाउंडेशन अपना नहीं मजबूत करेंगे तो बिल्डिंग ऊंची नहीं बन पाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात आती है। डिस्कवर्ड बाय एफ मीशर। इसको कौन डिस्कवर किया था? एफ मीशर डिस्कवर किए थे सर। कब किए थे सर? इन द ईयर 1869। ठीक है, कहां से किए थे सर? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर एफ मीशर किए। कहां किए थे सर? तो इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। पस सेल के न्यूक्लियस में, ये पस और कुछ नहीं मवाद है, जो कहीं फोड़ा फुंसी चोट आपको लग जाती है तो पस भर जाती है उसमें, इसको मवाद कहते हैं। ये वही पस है। पस सेल के न्यूक्लियस से इसको डिस्कवर किए थे एंड नेम्ड इट, और इसका नाम रखे न्यूक्लिन। क्या नाम रखे सर? न्यूक्लिन नाम रखे। इसके बाद द टर्म न्यूक्लिक एसिड was coined by अल्टमान। न्यूक्लिक एसिड टर्म कॉइन कौन किया था? अल्टमान किया था। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में दोनों आएंगे, डीएनए भी आएगा। यहां से लिखना, यहां से नोट्स बनाना शुरू करिए। उसके पहले एक चीज बेसिक चल रही थी, यहां से मेन हेडिंग अपनी आई न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दोनों होते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी? अगर मैं कहूं इसकी डिस्कवरी किसने की थी सर, तो डिस्कवर्ड बाय एफ मीशर। फ्रेडरिक मीशर ने इसको 1869 में डिस्कवर किया। कहां डिस्कवर किए थे? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में। जो पस सेल की, जो ये कहीं भी आपको चोट लग जाए, फोड़ा हो जाए तो मवाद बन जाती है, उसको पस कहते हैं। उस पस सेल के न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किए थे। न्यूक्लियस से किए थे इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिन रखे थे। वो पस सेल के न्यूक्लियस से किए इसलिए इसका नाम न्यूक्लिन रखे। अब अल्टमान साहब आए और उन्होंने इसको नाम को, न्यूक्लिक एसिड नाम को कॉइंड किया। द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज कॉइंड बाय अल्टमान। ठीक है, द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज कॉइंड बाय अल्टमान। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं सर क्या? उसके बाद एक चीज आती है, क्या आती है सर? ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है? ये पॉलीमर है। आपको पता है एक मोनोमर होता है, एक मोनोमर होता है, मोनोमर के बाद पॉलीमर होता है। मोनोमर से ही अपन मैक्रो मॉलिक्यूल की चर्चा कर देते हैं। मैं इसकी मैक्रो की बात कर रहा हूं,
MARO वाला, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब बड़े साइज वाला मॉलिक्यूल। एटॉमिक वेट, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है आपको, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। DNA RNA दोनों क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। आपको जब इकोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैक्रो मॉलिक्यूल सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद सेल बनाया था, सेल से टिश्यू बनाया था, टिश्यू से ऑर्गन बनाया था, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाया था, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनाया था। यहीं से कहानी शुरू होती है मैक्रो मॉलिक्यूल से। ये DNA और RNA दोनों क्या है सर, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखें, न्यूक्लिक एसिड इज अ polymer chain of nucleotides। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर चेन है, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। अब एक चीज यहां ये आई आपको, न्यूक्लियोटाइड। आगे बताऊंगा आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में, क्योंकि दोनों से सवाल आया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अभी तक आप इतना याद रखिए कि DNA और RNA में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स नहीं होते। ये DNA और RNA पॉलीमर है साहब, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं सर। ये न्यूक्लिक एसिड हैं दोनों, DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड हैं। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है सर, चेन है सर, किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसके बाद सर क्या लिखेंगे, एक चीज यहां लिखेंगे सर, पॉलीमर जो होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर, 10,000 DA से ज्यादा होता है। DA क्या है सर, DA भैया डाल्टन, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट DA क्या है, डाल्टन है सर। यहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देता हूं, DA क्या है, डाल्टन है, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। एक अपन न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ेंगे और एक अपन न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फास्फेट। और न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन बेस होगा प्लस पेंटोस शुगर होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड। RNA और DNA दोनों में न्यूक्लियोटाइड होता है, साइड नहीं होता है। सवाल में आपसे पूछा है कई बारी, इसलिए न्यूक्लियोसाइड की भी चर्चा करेंगे। एक चीज होती है नाइट्रोजन बेस। आपको पता है दो तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। एडेनिन, गुआनिन, ये क्या है, ये प्यूरिन्स हैं। पिरामिडिन्स में साइटोसिन है, थायामीन है और यूरासिल है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस कैसे होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस की अगर मैं बात करूं तो पिरामिडिन्स में यूरासिल, थाइमीन और साइटोसिन है, और प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन है। ये 5 तरीके के नाइट्रोजन बेस तो अपने को पता है साहब। ये नाइट्रोजन बेसिस हो गए। उसके बाद पेंटोस शुगर है, चाहे राइबोन्यूक्लियोज होगा, चाहे डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोज होगा, पेंटोस शुगर आएगा। और एक फॉस्फोरिक एसिड आती है जो फास्फेट का ग्रुप होता है।
अभी समझेंगे, इसको बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना लिखते जाइए कि चल क्या रहा है सर, चीजें क्या क्या हैं। अभी डायग्राम पूरा रिप्रेजेंट कराऊंगा बना करके, आप चिंता मत करिए, एक एक चीज बताऊंगा। पहले ये समझिए कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस भी हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस आपको पता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है और यूरासिल होता है। यूरासिल आरएनए में होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, ठीक बात है। उसके बाद पेंटोस शुगर आ गया सर, और साथ में फॉस्फोरिक एसिड का फास्फेट आ गया। ये तीनों चीजें हैं तो न्यूक्लियोटाइड है। केवल नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, केवल नाइट्रोजन बेस है किसके साथ में, पेंटोस शुगर के साथ में, तो न्यूक्लियोसाइड है सर। क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे सर, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ये मान लीजिए क्या है, नाइट्रोजन बेस। ये एक फ्लो चार्ट बना करके और अच्छे से समझेंगे। नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, यूरासिल हो सकता है। ये जुड़ेगा किससे, शुगर से। ये जुड़ेगा किससे, शुगर से। पेंटोस शुगर से आकर के जुड़ेगा साहब। पेंटोस शुगर आकर के किससे जुड़ेगी, फास्फेट से आकर के जुड़ेगी। पेंटोस शुगर किससे जुड़ेगी, फास्फेट से आकर के जुड़ेगी। नाइट्रोजन बेस आपका शुगर से जुड़ेगा, शुगर आपका फास्फेट से जुड़ेगा। इतना जो हिस्सा है नाइट्रोजन बेस के साथ में शुगर, फास्फेट नहीं जोड़ा, तो मैं इस हिस्से को क्या बोलूंगा, मैं इस हिस्से को बोल दूंगा सर ये न्यूक्लियोसाइड है। क्या बोल दूंगा सर, न्यूक्लियोसाइड है। इसके बाद अगर ये पूरे हिस्से की बात करूंगा, ये पूरे हिस्से की बात करूंगा, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट तीनों की बात करूंगा, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा सर, मैं इसको न्यूक्लियोटाइड बोल दूंगा। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। ये एक बॉन्ड होगा सर, अभी सबका डायग्राम वग्राम बना करके सीखेंगे, पर ये एक सर बॉन्ड दिख रहा है आपको। नाइट्रोजन बेसिस आपने देखे होंगे कैसे बनते हैं। शुगर आपने पेंटोस देखा होगा, ऑक्सीजन ऊपर रहता है, इसे 5 तरीके का बनता है। शुगर हो गया, फास्फेट है, फास्फेट में फास्फोरिक एसिड है, POH OH OH डबल बॉन्ड O, फास्फेट है। अब ये तीनों चीज तो बॉन्ड से जुड़े होंगे ना, ऑर्गेनिक्स चल रही ना, केमिस्ट्री होगी, बॉन्ड होंगे। ये एक बॉन्ड है साहब, एक ये बॉन्ड है। जो शुगर और फास्फेट का बॉन्ड है उसको फास्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं, फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच का बॉन्ड है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक बात है सर, यहां तक बात ठीक है सर। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड रहेगा जो शुगर को फास्फेट से जोड़ेगा, उसको बोल देंगे सर फास्फोईस्टर बॉन्ड है। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में एक बॉन्ड रहेगा जो उसको जोड़ेगा, इसको बोल देंगे सर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। बिल्कुल बेसिक। अभी बताऊंगा कि प्यूरिन में 9वें पोजीशन से जुड़ेगा, पिरामिडिन में पहले पोजीशन से जुड़ेगा, यहाँ 5वां, यहाँ पहले से रहेगा, इसके शुगर का 5वें वाले से फास्फेट जुड़ेगा, ये सब बताएंगे। दो के बीच का अगर आता है फिर तीसरे से दूसरी चेन बनती है, क्योंकि पॉलीमर है, कई चेन्स आती हैं, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी आता है। लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो आप ये समझिए कि सर पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेसिस हैं सर, और सर है फास्फेट। इन दोनों का सर अगर बात करेंगे, शुगर और नाइट्रोजन की केवल बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड है। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट की बात कर लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड है। यही न्यूक्लिक एसिड बनाता है आरएनए एंड डीएनए, जिसमें बोथ हैं। इसके बाद सर इन दोनों एक बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। और शुगर और फास्फेट एक बॉन्ड से जुड़े हैं, ये फास्फोईस्टर बॉन्ड होता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अभी सब बताएंगे, 3' 5' सब बताएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन रही नहीं जाएगी। मॉलिक्यूलर में आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी कि सर ये 3' एंड क्यों है, सर ये 5' एंड क्यों है, सर एंटी पैरेलल क्यों है, सर ये पोजीशन क्यों है, ये क्यों है, कोई ये क्यों रही नहीं जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपका, आप समझ, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए तो सबसे पहले पढ़ा जाए नाइट्रोजन बेसिस के बारे में।
क्योंकि इस फ्लो चार्ट में अपनी कहानी यहीं से शुरू हुई थी नाइट्रोजन बेसिस से, तो नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पढ़ा जाए सर। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस टू टाइप्स के होते हैं सर, टू टाइप्स के होते हैं सर। पहला होता है पायरिमिडीन्स, पहला होता है पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन्स, और दूसरा होता है सर प्यूरिन्स। इसमें सर साइटोसिन आता है, इसमें सर यूरासिल आता है, इसमें सर थाइमीन आता है, यानी TUC। ठीक बात है। इसमें एडिनिन आता है सर, एडिनिन आता है, ए हो गया, और गुआनिन आता है, गुआनिन आता है, जी हो गया सर। नाइट्रोजन बेसिस दो तरीके के होते हैं, एक पिरामिडीन्स होता है, एक प्यूरिन्स होता है। पिरामिडीन्स में 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, और प्यूरिन्स में 2 होते हैं, एडिनिन और गुआनिन्स। तो पिरामिडीन्स में 3, प्यूरिन्स में 2। ठीक है सर। ठीक है सर। सबसे पहली बात करेंगे सर, सबसे पहली बात करेंगे पायरिमिडीन्स की। पायरिमिडीन्स का मतलब याद रखिएगा, 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की रिंग रहेगी। एक रिंग बनेगी, कैसी बनेगी सर? ये इस तरीके की एक रिंग बनेगी, हेट्रोसाइक्लिक है सर। ये 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन रिंग है सर। ठीक है। एक बेसिक जो आउटलाइन स्ट्रक्चर है पायरिमिडीन रिंग का, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन। और क्योंकि आपको पता है सिर्फ कार्बन रहते तो होमोसाइक्लिक रहता, लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई और कंपाउंड आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाता। तो ये कंपाउंड कैसा है? हेटेरोसाइक्लिक है सर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है सर। ठीक बात है। ये एक बेसिक सी बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन आपको, यहां से आप काउंटिंग शुरू करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 3 पोजीशन पर हम कह सकते हैं क्या होता है सर। और यहां कार्बन है, यहां कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है। 2 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 कार्बन है। पायरिमिडीन्स की ऐसी बेसिक सी बिल्कुल रिंग बनती है साहब। ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं साहब। अब इसमें 3, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका कि ये कार्बन है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर पायरिमिडीन रिंग बनती कैसे है सर? पायरिमिडीन रिंग जो होती है 6 कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। अगर सभी कार्बन के होते या सभी नाइट्रोजन के होते या सभी ऑक्सीजन के होते तो हम कहते होमोसाइक्लिक है। जो साइकिल है उसमें सभी एक जैसे हैं, होमोसाइक्लिक है। लेकिन अगर साइकिल में अलग अलग कंपाउंड आ गए, कार्बन के साथ में नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजनो आ गया, तो क्या बोलेंगे सर? हेटेरोसाइक्लिक है। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की ये 6 मेंबर की रिंग है सर। इतने क्लियर है सर? तो तीनों का बना दीजिए। सबसे पहला डायग्राम बनाएंगे, पहले बेसिक वाला डायग्राम बना लिया करिए। बेसिक वाला डायग्राम बन जाएगा तो बनाने में आसानी होती है। मैं यहां पर ला करके एक NH2 जोड़ दिया, और सर क्या किया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का यहां पर ला करके जोड़ दिया। ठीक है। बाकी ये H है, आपको पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा नहीं, यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, एक बॉल डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ग्रुप पूरा हो गया, पूरा सारी वैलेंसी पूरी हो गई।
ये नंबरिंग करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये छठे नंबर का कार्बन है। ये इस तरीके से इसकी क्या कर लेंगे सर, नंबरिंग कर लेंगे। अभी अगर केमिस्ट्री से सिर्फ चलें तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 ऑक्सी 4 अमीनो है। ये क्या है, 2 ऑक्सी 4 अमीनो। मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 2 ऑक्सी, मैं यहां लिख सकता हूं 2 ऑक्सी और 4 अमीनो। इसको ये भी लिख सकता हूं, 2 ऑक्सी 4 अमीनो लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन इसी का नाम क्या है, इसी को नाइट्रोजन बेस एक बन गया, ये अमीनो ग्रुप लग गया, एक नाइट्रोजन बेस बन गया जिसको कहते हैं साइटोसिन। ये कौन सा नाइट्रोजन बेस है, साइटोसिन। साइटोसिन इस तरीके का दिखेगा। पायरिमिडीन का है, एन की बेसिक रिंग रहेगी, 4 कार्बन रहेंगे, 2 नाइट्रोजन रहेंगे, सेकंड पोजीशन पर एक ऑक्सी और चौथे पोजीशन पर एक अमीनो का ग्रुप जोड़ दिया गया। क्या हो गया सर, क्या हो गया सर, ये हो गया साइटोसिन। ठीक बात। फिर बेसिक सा डायग्राम, बेसिक डायग्राम पहले बनाना सीख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन वाला। ये एन, सुंदर बनाओ ना सर, सर सर सुंदर बनाओ ना, सुंदर बनाते हैं। ये आ गया सर एक बेसिक सा डायग्राम। और इसमें 2 पोजीशन पर मैं क्या जोड़ दूं, एक यहां वो जोड़ दूं, अमीनो की जगह यहां पर ऑक्सी ग्रुप लगा दूं। ठीक है, नंबरिंग ऐसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ऑक्सी लगा दिया सर। इसकी वैलेंसी वैलेंसी पूरी कर लेंगे सर, यहाँ H जुड़ जाएगा सर, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी सर, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ जरूरत नहीं, ये भी डबल बॉन्ड है। वैलेंसी वाली बात क्या होती है आपको पता है, कार्बन और कार्बन मिलकर के टेट्रा वैलेंसी होता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन अपने साथ में 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है तो बात पूरी अच्छी है भैया, मजा आ जाता है इसको। 4 बॉन्ड पूरा नहीं होता तो ये परेशान रहता है, व्याकुल रहता है। इसी वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए कई जगह पर 2 बना रहा हूं। इसमें देखिए यहां बनाया था क्योंकि यहां अमीनो था, यहां ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड वाला होगा तो यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। ये देखने में किसका डायग्राम लग रहा है, अगर मैं इस तरीके का बना दूं, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे ये 2 ऑक्सी 4 अमीनो था, क्या मैं इसको 2,4 ऑक्सी लिख सकता हूं, 2,4 डाई ऑक्सी। एक नाम इसका ये लिख सकता हूं सर, 2,4 डाई ऑक्सी लिख सकता हूं। ठीक बात है सर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, यूरासिल कहते हैं, इसको यूरासिल कहते हैं। और ये कहां मिलेगा सर, ये आरएनए में मिलता है। यूरासिल डीएनए का नाइट्रोजन बेस नहीं है, ये आरएनए का नाइट्रोजन बेस है। इसके बाद इसी में एक और डायग्राम बनाएं, ये बेसिक पायरिमिडीन रिंग बना दी मैंने, बेसिक पायरिमिडीन रिंग है, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन और यहां एक मीथेन का ग्रुप लगा दूं। यहाँ क्या लगा दूं सर, एक मीथेन का ग्रुप लगा दूं। नंबरिंग इसी तरीके से होगी, नंबरिंग इसी तरीके से होगी। एक मीथेन का ग्रुप लगा दिया सर, तो ये क्या हो गया, ये थाइमीन हो जाएगा, ये थाइमीन हो जाएगा। थाइमीन कहाँ पर मिलता है सर, डीएनए में मिलता है। अब देखिए एक चीज आप इन दोनों को जब देख रहे होंगे, ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं। कह रहा है कि आरएनए में मैं दिखूंगा, डीएनए में तुम दिखना। यूरासिल और थाइमीन ये दोनों भैया हैं, दोनों क्या हैं, भैया हैं। ये दोनों भैया बोले कि भैया एक में आप जाइएगा, एक बारात में आप जाइएगा, एक बारात में हम जाएंगे। एक दिन शादी का 2 न्योता अगर आ गया तो 2 भाई हैं तो एक बारात में एक मनाई चला जाएगा, एक बारात में एक मनाई चला जाएगा। ये बोले भैया आरएनए में हम रहेंगे, डीएनए में आप रहिएगा। आरएनए में यूरासिल रहेगा, डीएनए में थाइमीन रहेंगे। मैं कह रहा हूं ये दोनों भैया हैं। क्यों भैया हैं, क्योंकि थाइमीन को 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। थाइमीन को आप क्या कहते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। यूरासिल से इसका कनेक्शन जोड़ दिया आपने, यूरासिल से कनेक्शन जोड़ दिया। इसको बोलते हैं डीमिथाइलेटेड थाइमीन। ये देखिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है भैया, आपस में जुड़े हुए हैं सर।
ये तो अलग है अपना, ये अलग है, इसकी कोई बात नहीं, ये दोनों में मिलेगा, प्यूरिन में भी मिले, अरे डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में मिलेगा, इसकी कोई टेंशन नहीं, इसके को अपने कोई बात का टेंशन नहीं। टेंशन यहाँ पे आता है दो पायरिमिडीन बेसिस में, एक पायरिमिडीन बेस है यूरासिल, एक पायरिमिडीन बेस है थाइमिन। यूरासिल जो है आरएनए में मिलता है, थाइमिन जो है डीएनए में मिलता है, देखने में सब सेम है, सिर्फ एक ये मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा रहता है थाइमिन में, इसीलिए इसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। भैया यूरासिल का डायग्राम था, ये 5वीं पोजीशन पर हम एक मिथाइल लगा दिए तो 5 मिथाइल यूरासिल थाइमिन को बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों भैया थे, ये बोला हमको तुम जो है, थाइमिन बोला हमको तुम 5 मिथाइल यूरासिल बोल रहे हो, अपना टैग हमको दे दिए, हमारा टैग नहीं लगवा रहे हो, तो कहा भैया हम आपका भी टैग लगा लेते हैं, इसको डीमिथाइलेटेड थाइमिन भी कह लीजिए, यूरासिल को डीमिथाइलेटेड थाइमिन भी कह लीजिए। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या हो गया, क्या लिख रहे हो? इतनी बातें क्लियर हैं क्या? क्या आप सभी को ये यहां तक की कहानी क्लियर हुई? ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ सर पायरिमिडीन्स का? ये क्लियर हो रहा है यहां तक? बातें, कहानी बिल्कुल सही है सर, यहां तक कहानी चल रही है, अच्छी चल रही है सर, यहां तक कहानी अच्छी चल रही है। इंफॉर्मेशन क्या क्या ले लीजिए सर, पायरिमिडीन्स की चर्चा कर रहे थे, पायरिमिडीन्स की चर्चा कर रहे थे, पायरिमिडीन्स में बताया 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की रिंग होती है। ये बेसिक सी रिंग जो है, बेसिक डायग्राम बना करके आपको दिखाया गया कि बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसी मैं करूंगा, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन यहां पर आपको करके दिखाया कि सर ठीक है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से इसकी होगी। यहाँ नाइट्रोजन आएगा तीसरे पोजीशन पर, यहाँ पहले से काउंटिंग है, पहले पोजीशन पर 2 नाइट्रोजन है, बाकी 4 कार्बन है सर, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की रिंग है सर, 2 तरीके के कंपाउंड इन्वॉल्व है सर, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं। बात ठीक है। 3 बताया था पायरिमिडीन में, एक सर साइटोसिन बताया था, एक यूरासिल और एक थाइमिन, ये तीनों का अलग अलग डायग्राम आपको बना करके बता दिया। 3 नाम भी देखिए, साइटोसिन के 2 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको, इसके बाद ये पायरिमिडीन है ही, यूरासिल का एक नाम ये यूरासिल 2 और एक ये डीमिथाइलेटेड थाइमिन, 3 नाम, तीनों में से कुछ भी पूछ ले यूरासिल की ही बात हो रही है, आरएनए में होता है। और इसके 2 नाम, एक थाइमिन बता दिया गया, एक 5 मिथाइलेटेड यूरासिल बता दिया गया, ये डीएनए में होता है। ये कहानी हो गई सर, ठीक है, ये कहानी हो गई सर। इसके बाद एक लाइन लिखेंगे सर, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? in pyrimidines nitrogen of फर्स्ट प्लेस यानी कि N1, नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस N1 फॉर्म्स बॉन्ड विथ शुगर, बॉन्ड विथ शुगर। ये शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पेंटोज शुगर, ठीक है। पायरिमिडीन्स में, ये जो पायरिमिडीन्स चल रहा था, ये बना करके दिखाया गया, इसका पहला वाला नाइट्रोजन जो है, पहला वाला नाइट्रोजन शुगर के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। शुगर के साथ में आपको पता, नाइट्रोजन बेस से शुगर जुड़ेंगे, शुगर से फास्फेट जुड़ेंगे, पूरा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो ये जो शुगर से जुड़ेगा सर नाइट्रोजन, ये पहला वाला जुड़ेगा किस केस में? पहला वाला जुड़ेगा पायरिमिडीन्स के केस में। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अभी डीएनए का अपने स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारी चीज़ें बनाएंगे, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ अपने को मालूम होनी चाहिए सर, क्या कि पायरिमिडीन में, और ये सवाल भी दिख सकता है तो लिख करके ही याद कर लें, पहले मामला सल्टाए रहे, दूसरी बार पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? पायरिमिडीन्स में नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस N1, जो फर्स्ट प्लेस का नाइट्रोजन है, वही शुगर के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी बात सही है सर, ये भी बात अपनी सही है सर, ये सही है। तो सर प्यूरिन के बारे में पढ़ लिया जाए, प्यूरिन्स के बारे में पढ़ लिया जाए। प्यूरिन्स 2 तरीके के मैं आपको बताया था, एक बताया था एडिनिन। कैसा डायग्राम होता है सर एडिनिन का? पहले तो पायरिमिडीन बना लीजिए, पहले क्या बना लीजिए? पायरिमिडीन बना लीजिए। ये N था पायरिमिडीन का, बेसिक डायग्राम से पायरिमिडीन को बना लेंगे सर, ठीक है। इसी पायरिमिडीन में क्या करेंगे?
एक इमिडाजोल, इमिडाजोल ये हो गया सर 1 2 3 4 5 6, ये सर 7 8 9 नंबरिंग कर दी सर। ठीक है, यहाँ सर NH2 लगा दें, अगर अमोनिया लगा दें सर, लगा दीजिए। ठीक है, ये भैया हो गया। ये चीज़ क्या देखने को मिल रही है सर, ये तो हम पढ़ करके आए हैं सर, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन रिंग है सर ये तो। ठीक बात है, ये तो देखी देखी सी पायरिमिडीन रिंग है। और ये क्या है, ये इमिडाजोल है, इमिडाजोल रिंग है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर पायरिमिडीन रिंग में इमिडाजोल रिंग को जोड़ दें तो क्या प्यूरिन बन जाएगा। और यहां पर अगर अमोनिया लगा है, अमोनिया लगा है, ये आपको पता है 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन होती है सर, इसमें कोई शक संशय नहीं है सर। ये 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन की रिंग होती है इमिडाजोल रिंग। ठीक है सर, इसमें भी कोई शक संदेह नहीं है। अगर यहां NH2 छठे पोजीशन पर लगाऊं तो ये क्या है, एडिनिन है। ये किसका डायग्राम बन गया है सर, आप एडिनिन का डायग्राम बना दिए हैं सर। ठीक बात है। उसके बाद एक और होता है सर, उसको भी डायग्राम बना लें सर। एक सर ये रिंग बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड रहता है, ये 7 8 9 है सर। ये 1 2 3 4 5 6 है सर। यहाँ पर सर मीथेन ला दूँ, अगर यहाँ अमोनिया ला दूँ, यहाँ अमोनिया अगर ला दूँ, और सर क्या कर दूँ, और सर यहाँ एक ऑक्सी ग्रुप लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, गुआनिन हो जाएगा। एडेनिन को हम कह सकते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। एडेनिन का एक नाम ये भी आप कह सकते हैं 6 अमीनो प्यूरिन, और इसको हम कह सकते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सी, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। अरे बतिया ही रहे हो क्या भैया, कमेंट सेक्शन कितना बतियाते हो। जब प्रैक्टिस कराता हूं तो इतना नहीं बतियाते हैं, जब पढ़ा रहा हूं तो इतना बतिया रहे हैं। जब प्रैक्टिस कराता हूं तो नहीं बतियाते हैं, फिर नहीं बात करते हैं, कहें नहीं आज बात नहीं करेंगे, आज आप प्रैक्टिस करा रहे हैं। और जब प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, लेक्चर बढ़ाते हैं, तो बैठ करके बतियाते हैं। अरे इधर आओ भैया। ये एनसीईआरटी की क्लास चलती है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 2 बजे, संडे को 4 बजे। ठीक है, मंडे को क्लास नहीं होती है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 5 दिन 2 बजे से दोपहर में चलती है, और संडे के दिन 4 बजे से दोपहर में आपकी क्लास चलती है। और यहाँ एक हो गया है, प्लेलिस्ट में लग गया है इकोलॉजी यूनिट, दूसरी यूनिट शुरू किया हूँ मॉलिक्यूलर की। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझसे भी बतिया लिया करो सर, बहुत बतिया रहे हैं, आज देश का शोर किए हैं क्लास में, क्लास में देश का शोर किए हुए हैं। अरे भैया इधर आओ रे। अरे यार भैया बात नहीं करिए प्लीज, बात मत करिए। डाउट वाउट पूछिए, मुझसे बतियाइए, आपसे में लगे। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो सब लोग बतियाएंगे। नहीं, हम 5 मिनट टाइम अलग से देंगे बतियाने का, कि सब लोग का सर, हम लोग क्या है ना सर, हम लोग का मन करता है बात करने का, थोड़ा समय दे दिया करिए, हम लोग बतिया लिया करें। आप लोग ऐसा कह दीजिए तो आप लोग को 5 मिनट में 2 बजे से आप लोग जुड़ जाया करिए, 2:05 से क्लास शुरू करूंगा, 5 मिनट बैठ बतिया लिया करिए। ठीक है,
ये बताइए यहां तक, इसके पहले तक अपनी बात क्लियर हो गई थी, यहां तक पिरामिडीन्स की बात क्लियर हो गई थी। प्यूरिन्स पर आते हैं सर, प्यूरिन्स पर आइए, सारा ध्यान यहां लेकर के आइए, कमेंट सेक्शन नहीं, यहां लेकर के आइए, बिल्कुल बेसिक चल रही है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। प्यूरिन्स की बात करते हैं। प्यूरिन्स में दो होते हैं, एक एडेनिन होता है, एक गुआनिन होता है। देखिए एडेनिन क्या है, एक रिंग तो आपको पायरिमिडीन वाली दिख रही है सर, कि एक रिंग तो पायरिमिडीन वाली ही है, और एक रिंग इमिडाजोल की है, एक इमिडाजोल की रिंग है। इन दोनों को जब मिला लिए, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन वाली और 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन वाली, दोनों को मिला लिए तो एडेनिन का डायग्राम। यहां 6 पोजीशन पर NH2 आता है, इसीलिए एक इसका नाम और हो गया 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन, प्यूरिन का मतलब आप यही समझ लीजिए कि सर एक तो पायरिमिडीन की रिंग होगी, पायरिमिडीन की रिंग होगी, बात सही है सर, और एक सर इमिडाजोल की रिंग होगी, इमिडाजोल की रिंग होगी। ये अपना क्या हो जाएगा सर, ये कहानी अपनी प्यूरिन की हो जाएगी। छठवें पोजीशन पर अगर अमीनो लगा है इस रिप्रेजेंटेशन में तो हम बोलेंगे एडेनिन है सर, और अगर दूसरे पे अमीनो लगा है, छठवें पे ऑक्सी, 2 अमीनो 6 ऑक्सी है, तो गुआनिन है सर। ये एडेनिन का डायग्राम आपको बना के दिखा दिया सर। ये एक पिरामिडीन वाली 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, एक इमिडाजोल 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन, और 6th पोजीशन पर पायरिमिडीन रिंग के 6th पोजीशन पर क्या लगा है, एक अमोनिया का ग्रुप लगा है, एक अमीनो ग्रुप लगा है। ये हो जाएगा प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन एडेनिन। एक नाम एडेनिन याद रख लीजिए, एक नाम 6 अमीनो प्यूरिन रख लीजिए। यही चीज अगर 2 पर अमीनो लगाऊं, 6 पर ऑक्सी लगाऊं तो ये गुआनिन हो जाएगा। इसको मैं 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन भी कह सकता हूं। इसको मैं ये चीज कह सकता हूं। आगे बढ़ते हैं सर। जिस तरीके से सर यहां आपको ये बताया था, आप लोगों को यहां पर यह बताया था कि पायरिमिडीन्स में नाइट्रोजन फर्स्ट प्लेस का होता है। ये पायरिमिडीन्स की रिंग थी, ये जो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है सुगर के साथ में बॉन्ड बनाता है सर। ये एक लाइन यहां पर लिखी गई आपके लिए। जब यहां पर एक लाइन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि इन प्यूरिन्स नाइट्रोजन ऑफ 9th प्लेस यानी N9 फॉर्म्स बॉन्ड विथ शुगर। एक चीज ये लिख लीजिए, इसमें सर जो 9th वाला है ये है, 9th है, ये है 9th है, ये क्या करेगा, शुगर के साथ जुड़ जाएगा। ये क्या करेगा, शुगर के साथ में जुड़ जाएगा सर। ठीक है, तो लाइन क्या आ गई सर, प्यूरिन्स में नाइट्रोजन ऑफ 9th प्लेस N9 फॉर्म्स बॉन्ड विथ शुगर। ये सारी चीजें डीएनए के बैकबोन में है। डीएनए के बैकबोन मिलकर के किसका बना हुआ होता है, एक कार्बोहाइड्रेट यानी कि पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन का बेसिस यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। अरे यूरासिल तो होगा ही नहीं डीएनए में, डीएनए की बात चल रही। डीएनए की बैकबोन बनती है नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा सर, पेंटोज शुगर, और इसके साथ में जोड़ देते हैं फास्फेट को। यही तीनों बना करके बैकबोन बनती है। स्ट्रक्चर जब पैकेजिंग अभी डीएनए की शुरू करेंगे तो ये चीजें वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। अब एक चीज आप लोग मुझे बताइए, एक चीज यहां तक आप लोग को नाइट्रोजन बेस उस पढ़ा दिया हूं, एक चीज आप लोग मुझे यहां बताइए, कुछ कोड लिख रहा हूं, आपको पता है ना कोड्स होते हैं, कोड्स होते हैं, जेनेटिक्स में कोड्स होते हैं। 3 कोड आपके सामने लिखूंगा और आपको बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे कि क्या क्या है सर। पहला लिख रहा हूं AGCC AGCC ये एक चीज लिख रहा हूं GGCCUU और एक चीज लिख रहा हूं GGCCAG। ठीक है, ये 3 कोड लिख करके दे रहा हूं मैं, ये वर्चुअल कोड्स हैं।
एक कोड ये लिखा है AGCCTTAC, एक कोड ये लिखा है GGCCUUGA, एक चीज ये लिखा है GGCCAAGG। ठीक है, ये वर्चुअल कोड्स हैं। अगर इस तरीके से कोड आपसे सवाल को दे दे, वर्चुअल कोड्स हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, कभी कभी सवाल दिखता है। अब ये देख करके बता सकते हैं आप क्या ये पहला वाला किसका है, डीएनए का है कि आरएनए का है? दूसरा वाला बता सकते हैं क्या कि डीएनए का है कि आरएनए का है? तीसरा वाला बता सकते हैं क्या डीएनए का है कि आरएनए का है? कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसा कोड देख करके आप बता सकते हैं क्या कि डीएनए है कि आरएनए है? ऐसा कोड अगर आपको सवाल में दे दे और डीएनए है का कोड है कि आरएनए का कोड है, ये देख के बता सकते हैं क्या आप? कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में सभी लोग इन्फॉर्म करिए मुझे कि सर देख करके बता देंगे क्या? ठीक है, क्लास के बारे में बता दिया गया है। 5 दिन जो है ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक 2 बजे चलती है, यूट्यूब पर ही, यूट्यूब पर ही चलेगी। ट्यूसडे से सैटरडे 2 बजे, संडे को 4 बजे यूट्यूब पर ही चलती है, मंडे को क्लास नहीं होती है। ठीक है, बता रहे हैं फर्स्ट डीएनए है, फर्स्ट एंड 3 डीएनए। देखिए बता रहे हैं आप लोग, फर्स्ट सेकंड आरएनए बता रहे हैं, फर्स्ट डीएनए बता रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं सब लोग, धीरे धीरे बता रहे हैं सर। देखिए कैसे ये बताया जाए सर, कोड दे दे और अपने पूछ ले डीएनए है कि आरएनए है, तो हम कैसे बताएंगे? जैसे पहला वाला कोड है, इसमें आप टी देख लिए, टी देख लिए तो आपको पता थाइमीन है, आरएनए में तो होगा ही नहीं सर, डीएनए है। तुरंत मन में जो है मनमा इमोशन जागा रे सर, डीएनए है। क्या है? डीएनए है। ये तो देख करके बता दिए। यहाँ यू दिख गया, फिर मनमा इमोशन जागा रे, फिर मनमा इमोशन जाग गया, यहाँ यू देख लिए मुस्कुरा दिए, कैसा डीएनए नहीं है, यूरासिल है, आरएनए होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ पे नहीं जागेगा इमोशन, यहाँ मनवा में इमोशन नहीं जाएगा। कैसे नहीं जागेगा? ना टी दिए ना यू दिए, बताएंगे कैसे सर? इसको देख के थोड़े बता पाएंगे कि डीएनए आरएनए। तो इसमें बोल सकते हैं मे बी डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। सवाल में अगर 6 जवाब दे दे, पूछे डीएनए का कोड कौन है, मार लीजिएगा भैया। ये तरीका सिखा दिया है आपको, ये एक तरीका सीख लिए हैं आप, सवाल कैसे किए जाते हैं। ये तो डीएनए है देख लिए, आरएनए है देख लिए, इसमें हम नहीं बता सकते सर। ये मे बी डीएनए हो सकता है, मे बी आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों के लिए भी तैयार रहिए भैया, इस तरीके के सवालों के लिए भी तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं सर। पेंटोस शुगर बता दीजिए सर, पेंटोस शुगर बता दीजिए। पेंटोस का शुगर भी बता देता हूं, बिल्कुल ठीक बात है। 2 पेंटोस के शुगर होते हैं। दो पेंटोस के शुगर ये बना दिया मैं आपके सामने। यहाँ बॉन्डिंग होती, यहाँ बॉन्डिंग होती, यहाँ बॉन्डिंग होती, यहाँ बॉन्डिंग। यहाँ अल्कोहल का ग्रुप आता है CH2OH H। इसके बाद सर ये HOH, ये H, और अगर नीचे OH है और यहाँ सर OH। इसके बाद सर ये CH2OH हो गया सर, ये H है सर, ये OH है, H है सर, ना 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 ना, ये यहाँ HOH HH OH। ये 2 रिप्रेजेंटेशन बना दी गई सर। ये क्या है सर? राइबोज है। ये क्या है सर? राइबोज है। और ये डीऑक्सी राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है। ये डीएनए है सर, डीएनए का शुगर है सर, ये आरएनए का शुगर है सर। ठीक बात, ठीक बात। ये 2 शुगर बना करके पेंटोस शुगर आपको दिखाया गया। 2 शुगर होती है पेंटोस शुगर, अपने सिलेबस जो पढ़नी है अपने को। एक राइबोस शुगर पेंटोस शुगर पढ़नी है और एक डीऑक्सी राइबोस पढ़नी है। एक डीऑक्सी राइबोस पढ़नी है सर, एक राइबोस पढ़नी है, एक डीऑक्सी राइबोस पढ़नी है। राइबोस आरएनए में होता है सर, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं उसको, और डीऑक्सी राइबोस डीएनए में होता है, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं सर। फर्क क्या है सर?
ये चीज़ें तो सेम है सर। यहाँ पर जो पोजीशन पर आता है, यहाँ पर एक जो O है ये इससे क्या हो जाता है, डीऑक्सीफाई हो जाता है। ये OH यहाँ पर नहीं, यहाँ HH है, एक O इसका निकल करके रिएक्शन में भाग जाता है, कहता है हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, डीऑक्सी हो जाओ तुम। डीऑक्सी हो गया। एक ये DNA वाले भैया में, DNA RNA वाले भैया में ऑक्सीजन रहेंगे, इसीलिए राइबोज हैं। DNA वाले भैया में जो पेंटोज शुगर होता है इसमें से ऑक्सीजन निकल करके भाग जाता है, कहता हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो ये सिर्फ HH आ जाते हैं, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज DNA कहते हैं। ये दो तरीके शुगर हैं, इसको भी बना लीजिए। दो शुगर हैं, इसको भी बना लीजिए। सर जी OH इनसाइड होगा ना? OH इनसाइड नहीं होगा सर। OH इनसाइड कैसे होगा? ये इसमें फिशर पोजीशंस होती है। अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। इतना पूछेंगे सर यहाँ OH इनसाइड नहीं होता है, OH बाहर होता है, फ्री एंड पर रहेगा ना भैया। O से क्या होगा, फिर बॉन्डिंग होगी ना, दूसरे आकर के जुड़ेंगे, तो O बाहर के पोजीशन में रहेगा, अंदर के पोजीशन में O नहीं रहेगा। O फ्री हैंड है, जहाँ से हम बॉन्डिंग करवाएंगे, बॉन्डिंग होगी कैसे, समझ रहे हैं? तो ये बहुत अंदर की डिटेल चली जाएगी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा ही होता है, दोनों नीचे OH रहते हैं, इसमें एक OH रहता है, एक H नहीं रहता है। बाकी ये बाहर के साइड पर O रहेगा, क्योंकि O से ही बॉन्डिंग होगी, H से बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है आशीष जी, ठीक है। ठीक बात है आशीष जी, बताइए। बिल्कुल राइट, ठीक है। ये फ्री एंड वाला ही है भैया मामला। फ्री एंड वाला में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जुड़ना भी तो है। आपको पता है किससे नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ता है, शुगर से, इसी शुगर से, इस शुगर से फास्फेट आकर के जुड़ता है। तो ये दो तरीके के हैं, दो तरीके के हैं, ये दोनों समझ बना लीजिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं किस पर, फास्फेट पर। फॉस्फेट के बारे में पढ़ते हैं सर। मैं कह जरूर रहा हूं फास्फेट, लेकिन मुझे फॉस्फेट भी पता है, ठीक है। फॉस्फेट के बारे में पढ़ते हैं। जो फॉस्फेट होता है वो बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड होता है। वो क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड कैसा बनता है सर, POH OH OH और यहां डबल बॉन्ड O। फास्फेट के 5 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड आपको फास्फेट के बना के दिखा दिए। इस साथ में OH 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 और ये डबल बॉन्ड O होता है। यही क्या है भैया, फास्फोरिक एसिड है। इसमें P 1 होता है, ऑक्सीजन 4 होते हैं, H3 होता है। ठीक है, ठीक है। तो फास्फेट में जो मेन रहेगा वो फास्फोरिक एसिड रहेगा। अभी इस फास्फोरिक एसिड को बना लीजिए, फास्फोरिक एसिड को बना लीजिए सर। इसको जब बना रहे हैं तो एक चीज और ये भी लिख लीजिएगा कि बिकॉज ऑफ फास्फेट two things happens in न्यूक्लिक एसिड। और जब मैं न्यूक्लिक एसिड कह रहा हूं तो बात RNA एंड DNA दोनों की हो रही है सर। ये जो फास्फेट है, ये फास्फेट दो काम करवाता है सर जी। क्या काम करवाता है? पहला काम करवाता है कि इन दोनों को, RNA भैया को और DNA भैया को क्या करवाता है, एसिडिक कैरेक्टर देता है, एसिडिक कैरेक्टर देता है। इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है सर, दूसरी चीज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं फास्फेट ही DNA और RNA को। ये दो चीज और सर याद रखिएगा, दो चीज और सर याद रखिएगा, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फास्फेट जो है आपका फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड इतना सुंदर सा मैं बनाया हूं, आप लोग फास्फोरिक एसिड को ऐसा ही सुंदर सा बनाइएगा। ये फास्फोरिक एसिड है भैया। इसके बाद बता रहा हूं आपको कि फास्फेट के वजह से, इस फास्फोरिक एसिड के वजह से न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें होती हैं, DNA और RNA में दो चीज़ें होती हैं सर। पहली चीज़ उनको एसिडिक कैरेक्टर दे देता है ये फास्फेट, दूसरी चीज़ उनको नेगेटिव चार्ज दे देता है ये फास्फेट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक डायग्राम बहुत सुंदर सा बनाऊंगा,
और आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि अभी तक चला क्या है सर। एक डायग्राम बहुत सुंदर सा बनाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है था सर। ये देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, यहाँ से फिफ्थ पोजीशन। इसी पोजीशन के कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा कौन? फास्फेट। इसी के कार्बन से आकर के कौन जुड़ जाएगा सर? फास्फेट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फास्फेट वाला जो जुड़ा इसको क्या कहते हैं? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है? ये क्या है सर? सुगर है सर। ये क्या है सर? सुगर है। ये क्या है सर? ये नाइट्रोजन बेस है सर। नाइट्रोजन बेस में भी ये आपको कौन सा दिख रहा है? इमिडाजोल रिंग दिख रही है, यानी कि सर प्यूरीन है। इसके 9वें वाले कार्बन का ये नाइट्रोजन आकर के जुड़ेगा किससे? सुगर से। ये कौन सा है सर? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है सर। ठीक बात। अगर प्यूरीन है, प्यूरीन्स में ये लिंकेज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पहले से 9वें में होती है, 19। और अगर पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन है, तो ये लिंकेज कहाँ होगी सर? ये लिंकेज 1 से 1 में होती है। यहाँ से उसमें 1 शुरू होता है, यहाँ से काउंटिंग होती है, 1 से 1 में होती है। 1 से 1 में लिंकेज पायरिमिडीन्स में होती है। ठीक है, ये एक डायग्राम आपको बना करके दिखाया। ये एक डायग्राम बना करके दिखाया, यही मेन डायग्राम है। ये पूरी रिप्रेजेंटेशन आप बता देंगे मुझे, ये पूरी रिप्रेजेंटेशन किसकी है? पूरी रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोटाइड की। ये सर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और अगर शुगर और नाइट्रोजन बेस की केवल बात करूंगा तो ये न्यूक्लियोसाइड है। ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। इन दोनों के बीच का एक लिंकेज ये आया है, यहाँ आकर के जुड़ गया, यहाँ ऑक्सीजन चला जाएगा, जुड़ेगा। यहाँ से भी जब जुड़ेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन चला जाएगा। यहाँ से भी जब जुड़ेगा तो ऑक्सीजन चला जाएगा। ये CH2 जो है 5वें नंबर का, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का जुड़ेगा किससे? फास्फेट से। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा उसको फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? ये बताइए। यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? यहाँ पर किससे हो रहा है? 5वें नंबर पर, शुगर का 5वां नंबर है ये 5वां नंबर के कार्बन से फास्फेट जुड़ता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है क्या? ये पूरा रिप्रेजेंटेशन आपको बना करके दिखा दिया। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़े, शुरू में सर नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पढ़े, सर पेंटोस शुगर के बारे में पढ़े, फास्फेट के बारे में पढ़े, DNA RNA के बारे में पढ़े। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये डायग्राम के बाद सारी चीज़ें इस डायग्राम में आ गई कि आपको एक नाइट्रोजन का बेस बना करके दिखा दिया गया, एक शुगर दिखा दिया गया। ये शुगर ऑक्सी है कि डीऑक्सी है आप ये भी बता देंगे। यहाँ OH नहीं है, यहाँ सिर्फ H है, तो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। यहाँ फास्फेट आकर के जुड़ गया है।
ठीक है, यहाँ फास्फेट आकर के जुड़ गया है। ये क्यों बना करके दिखा रहा हूँ, इसको बनाइएगा, यही बैकबोन बन गई। इसी की अब चेन रिपीट करेंगे, इसी की चेन रिपीट करेंगे तो पॉलीमर होगा। ये मोनोमर यही है, यही मोनोमर है डीएनए का, इसको बना करके दिखा दिया गया। आज की क्लास में आप ये पढ़ लिए, इसके बाद सर इस फास्फेट के बारे में पढ़ लिए, इसके बाद सर पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ लिए, इसके बाद सर कोड्स का एक आपको बता दिया कि कोड देख करके कैसे पहचानेंगे आरएनए डीएनए है कि क्या है, ये पढ़ लिए सर। इसके बाद सर कौन से पोजीशन में प्यूरिन्स में जुड़ेगा शुगर के साथ में, और कौन से में पायरिमिडीन में जुड़ेगा, ये भी बता दिया गया। एडेनिन और गुआनिन दोनों का स्ट्रक्चर बना करके आपको समझा दिया। पिरामिडीन्स में कौन सा नाइट्रोजन जुड़ेगा बता दिया। पिरामिडीन्स के तीनों स्ट्रक्चर यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन का बना लिए आप लोग। इसके बाद में पिरामिडीन्स क्या है ये जान गए आप लोग। नाइट्रोजन बेसिस की बात अपनी हो गई। इसके बाद सर फास्फोईस्टर वाला ये जो बना करके लेके आया, देखिए ये फ्लो चार्ट बना करके लेकर के आया था, आखिरी में इसी का डायग्रामेटिक पूरा बना करके दिखाया हूं आपको कि किस तरीके से क्या है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या था सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है सर। इसके बाद सर न्यूक्लिक एसिड क्या है ये क्लियर हो गया है। ये भी याद रखिएगा 10,000 डाल्टन वाली कहानी मॉलिक्यूलर वेट की। इसके बाद सर न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर कौन किया था, कैसे किए थे, और टर्म क्वाइंड कौन किया, ये हो गया सर। उसके बाद ये कहानी आपको बता रहा था कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि मेजॉरिटी में मिलता है। आरएनए क्यों नहीं है, मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ वायरसेस में होता है। ये प्रोटीन को एक्टिव करेगा ट्रांसलेशन ट्रांजैक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उससे एंजाइम एक्टिवेट होंगे, एंजाइम से हार्मोन एक्टिवेट होंगे, हार्मोन से डिफरेंट मेंडेलियन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है सर? क्लियर है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में एकदम क्लियर है तो बताइए। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए हो गया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। पहला लेक्चर था, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अभी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल आएगा, इसमें अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें चलेगा। लेकिन हमको इसकी क्लैरिटी नहीं रहती तो हमको समझ में नहीं आता चैप्टर की हो क्या रहा है। अब कल से पूरा जो है एक एक चीज जो है शुरू से लेकर के चलेंगे। कल 2 बजे अपनी क्लास फिर से होगी, कल 2 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे 2 PM पे, कल मिलेंगे हम लोग। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आप लोग इस लेक्चर को देखिए। ये लेक्चर आज जितना रेलिवेंट है 3 साल 4 साल 10 साल बाद भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा। इसकी रेलिवेंसी में आज के लेक्चर के कोई कमी नहीं आएगी, 10 साल बाद भी ये उतना ही रेलिवेंट रहेगा। सर कौन कौन पढ़ सकता है, किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कोई टीचिंग की तैयारी कर रहा है, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी स्टेट की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, मणिपुर की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, किसी भी स्टेट के टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सरकार पेपर बनाएगी अपनी पुस्तिका। एनसीईआरटी को सरकारी पुस्तिका कहते हैं, सरकारी पुस्तिका का रोल होता है। सरकार बनाएगी, जैसे सरकारी सवाल होते हैं, एक वो साइलेंट वैली वाला केरला वाला सरकारी सवाल है, SO2 पोल्यूशन लाइक एन इंडिकेटर सरकारी सवाल है। ऐसे सरकारी जब पेपर में एनसीईआरटी को ही रोल दिया जाता है कि एनसीईआरटी उन्हीं की किताब है, तो उसको किताब को कंसीडर ज़्यादा करते हैं वो। इसके बाद टीचिंग एग्जाम के सभी तरीके के टीचिंग एग्जाम में ये आ सकता है काम में। आप किसी भी चीज़ के इसके अलावा तैयारी कर रहे हैं जहां से एनसीईआरटी मजबूत है, अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो बहुत रेलिवेंट है। कोई क्लास 12th बोर्ड में बच्चा है उसके लिए भी ये वीडियो रेलिवेंट है। इसीलिए ये सभी के लिए वीडियो, जिसमें भी एनसीईआरटी प्रमुख किताब है या जिसमें भी एनसीईआरटी को कंसिडर किया जाता है उसके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, 10 साल बाद भी उतनी ही रेलिवेंट रहेगी। ठीक है, उतनी ही रेलिवेंट रहेगी। क्या क्लियर है सभी को? क्या मजा आया सभी को? आज का क्लास खत्म किया जाए। आज का क्लास खत्म किया जाए। क्या अच्छा लगा सभी को? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए, नहीं अच्छी लगे
तो भी लाइक कर दिया करिए, ठीक है। मेहनत को सराहते हुए, नहीं अच्छी लगा करे तो भी लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसके किसके लिए रेलेवेंट है ये मैं बता दिया हूँ, टीचिंग एग्जाम भी उसमें है, तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ठीक है। मुझे नीट देना है इस बार, नेचर जी कह रहे हैं आपके लिए भी इफेक्टिव है। नीट के बच्चों के लिए तो ये पूरा इफेक्टिव है। नीट के लिए समझ लीजिए केवल एनसीईआरटी ही है। टीचिंग एग्जाम में तो एनसीईआरटी के अलावा भी नोट्स और जो है रेफरेंस हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नीट के लिए तो प्योर कॉन्सेप्ट है। नीट में इसके बाहर और कुछ है ही नहीं, इसके बाहर, इस वीडियो के बाहर नीट में और कुछ नहीं है, ठीक है। सभी को थैंक यू, और इसी के साथ में आज का सेशन एंड करते हैं। कल मिला जाएगा।